गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहीं लिखा है, हमें अपनी आत्मा का आत्म साक्षात्कार करते रहना चाहिए। आज के समय में अगर हम महाभारत के प्रसंग पर कोई समारोह, कार्यक्रम, चर्चा विमर्श कर रहे हैं जी, तो ये उसी यात्रा का एक अंग है। महाभारत क्या संदेश दे रहा है? महाभारत का संदेश यही है कि आप जब मूल्य के साथ रहते हैं, मूल्य के साथ जीते हैं, मूल्य के साथ आचरण करते हैं, तब आपका जीवन उत्कृष्ट होता है। हमारे समय में इतनी सक्रिय होने के बावजूद भी हमारा ज्ञान आज भी मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पा रहा है? इसका एक ही कारण है, हमारी 200 साल की गुलामी। उससे हम मानसिक रूप से भी मुक्त नहीं हुए। आज से ही अपनी परंपरा को अपनी आंख से देखना शुरू कर दीजिए और उस पूरी निष्ठा के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ यही सत्य है। सरकार ने भी इंडियन नॉलेज सिस्टम के डिवीजन बनाए हैं। केंद्र सरकार में सरकार की भी मंशा और उनकी योजनाएं ये बता रही हैं कि अब इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। सनातन वही है ना जो अपने नए परिवेश में ढल के प्रस्तुत हो जाए। नमस्कार, सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच इस स्टूडियोज में बातचीत के लिए उपस्थित हैं प्रख्यात इतिहास और संस्कृति के अध्येता और दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है इस संवाद में। धन्यवाद। श्रुति परंपरा कहती है कि उड़ चलो है मनुज नभ में, नाप दो सारी दिशाएं, कर्म योग की साधना से रचो अपनी नई कथाएं। इस वक्त जब मैं कर्मयोग की बात कर रहा हूं इस पंक्ति के माध्यम से, तब एक आवाज कर्म की उठ रही है हमारे उस शाश्वत सनातन इतिहास से, जिसे हमारी ज्ञान परंपरा ने, हमारे इतिहास बोध ने महाभारत कहा। महाभारत पर केंद्रित एक वृहद समारोह हो रहा है और आप उसके साक्षी रहे हैं, आप उसके प्रवक्ता वक्ता भी रहे हैं। इस समय इस उत्सव की परिकल्पना और इस उत्सव को करने के निहितार्थ क्या देखते हैं? बहुत सही प्रश्न आपने किया है जी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहीं लिखा है कि हमें अपनी आत्मा का आत्म साक्षात्कार करते रहना चाहिए। हमारा औपनिवेशिकता के संदर्भ में उन्होंने कहा कि औपनिवेशिकता से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने एक रूपक दिया कि देखो, ये सर्वंकष आक्रमण है और अगर इसको जब जब पहचानोगे ये रूप बदल लेगा, इसलिए इसका रास्ता यही है कि आप आत्म साक्षात्कार करते रहिए। बहुत अच्छा। तो आज के समय में अगर हम महाभारत के प्रसंग पर कोई समारोह, कार्यक्रम, चर्चा विमर्श कर रहे हैं जी, तो ये उसी यात्रा का एक अंग है कि हम अपना आत्म साक्षात्कार करते रहें। वो 10 साल पहले भी करते रहें, आज भी करते रहें और अगले 10 साल बाद भी करते रहेंगे। ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। इस अर्थ में यह जो पूरा समारोह है बहुत ही प्रासंगिक है, जरूरी है। आत्म साक्षात्कार की बात की कि हमेशा ही मनुष्य करता रहा है और ये आवाजें तो हमारी पूरे ज्ञान से उठती ही हैं। आज जब आत्म साक्षात्कार का ये क्षण है और महाभारत का एक इतना बड़ा विन्यास हमारे सामने है, तो क्या लगता है आपको, आज जब झांक रहा है मनुष्य अपने भीतर, क्या पा रहा है और महाभारत क्या संदेश दे रहा है? महाभारत का संदेश यही है कि आप जब मूल्य के साथ रहते हैं, मूल्य के साथ जीते हैं, मूल्य के साथ आचरण करते हैं, तब आपका जीवन उत्कृष्ट होता है, सर्वोच्च होता है, पूजनीय होता है, अनुकरणीय होता है और हमेशा स्मरणीय होता है। लेकिन बिना मूल्य के जो जीवन होता है वो कैसा होता है? महाभारत तो हमें यही बताता है। देखिए, 2 बड़े आख्यान हैं जी। और मैं तो बहुत युवा हूँ, ये कहिए कम उम्र का हूँ, लेकिन जो वरिष्ठ लोगों ने जो लिखा पढ़ा है उसको जो हम लोग अध्ययन अनुशीलन करते हैं तो हमने जो सीखा है वो यही समझ में आया कि इन 2 आख्यानों में भारत की जो लोक मेधा है वो निरंतर इस बात को देखती और समझती और सीखती आई है श्रुति परंपरा में कि 2 आख्यानों में मूल्य दिखाई दे रहा है। एक मूल्य के साथ जीवन कैसा होता है, जो रामायण है, जिसमें मूल्य के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति आज भी कंठ कंठ में विद्यमान है पुरुषोत्तम बन के, और एक महाभारत है जहाँ सब तरह के मूल्यों को भी गिरा दिया गया, सब तरह के मूल्य नष्ट हो गए और उसके बाद जीवन ऐसा हुआ कि कोई लाश उठाने वाला भी नहीं बचा। एक महाभारत युद्ध का एक फल तो ये भी है। लेकिन महाभारत सिर्फ इतना ही नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये है जी, महाभारत में वो सब कुछ है जो जीवन में होना चाहिए। जी। कहा जाता है ना कि भारत में जो कुछ है वो महाभारत में है, जो कुछ महाभारत में नहीं है
वो भारत में नहीं है। जी जी, और कई लोग ये भी कहते हैं कि जो कुछ महाभारत में नहीं है उसका अस्तित्व ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, इस सृष्टि में उसका अस्तित्व नहीं है। जी जी, तो महाभारत हमको हर प्रकार के संदेश देती है, जीवन के मूल्य के बारे में, जीवन के मूल्यहीनता के बारे में भी, जीवन के बोध के बारे में भी, संघर्ष के बारे में भी, मानसिक अवसाद में कैसे निकलना है, गीता वहां से निकली है। ये सब तरह के रिश्तों के, संबंधों के, समाज की भी हमको का वो सीख देती है। हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताती है, उनका क्या उपयोग होना है, राजाओं के संबंध कैसे होने चाहिए, सत्ता और समाज का क्या संबंध होना चाहिए। इस तरह के हर प्रकार की चीजें आप ये कह सकते हैं कि अगर सीख कहीं विद्यमान है तो महाभारत में है। मुकेश भाई, बिल्कुल आपने सही व्याख्या की। हमारे यहाँ जो हमारा ज्ञान है वो दो धाराओं में जो है अवगाहन करता रहा, पढ़ता रहा, प्रवाहित होता रहा। एक हमारी जो है वाचिक परंपरा, दूसरी हमारी अकादमिक परंपरा है। वाचिक परंपरा और अकादमिक परंपरा में हमेशा ही, दरअसल मैं कहूँ कि दोनों ही, हालांकि दोनों की परस्परता ही रही है, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि महाभारत तो वाचिक परंपरा से हमारे पास पहुंचा, इसमें जो आख्यान की हमारी जो परंपरा है वो विभिन्न कला रूपों के माध्यम से पहुंची और लोक ने दरअसल अपने वचनों से ही इसे अधिक पहुंचाया। और तमाम हमारी पिछली पीढ़ियों ने अपने तमाम प्रश्नों, संशयों और दुश्वारियों को दरअसल इसी महाभारत और ऐसी आख्यानों में देखा और अपने सबक सीखे। आज दोनों ही परंपराएं हमारे समय में काम कर रही हैं। आप चूंकि अध्येता भी हैं और आप एक शोध संस्थान के निदेशक हैं, आप बताइए कि ये दोनों धाराएं आज हमारे समय में इतनी सक्रिय होने के बावजूद भी हमारा ज्ञान आज भी मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पा रहा है? इसका एक ही कारण है, हमारी 200 साल की गुलामी। उससे हम मानसिक रूप से भी मुक्त नहीं हुए। ये कड़वा सच है, इसको मानना पड़ेगा। हम 1947 में स्वतंत्र हो गए राजनीतिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से हम अभी स्वतंत्र अभी भी नहीं हुए। क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ तो ये मैं रोज देखता हूँ कि कितनी जड़ता है और कितने हम इस कदर। अभी प्रधानमंत्री जी ने तो 2 बार लाल किले से भी कहा और समय समय पर मोदी जी ने भी कहा कि भाई हमें जो गुलामी की जो चिन्ह है उनको मिटाना है। इसका मतलब कि उनको भी पता है कि कुछ है जी। और ये हर जो अनुशीलन करने वाला व्यक्ति, जो सांस्कृतिक निष्ठा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो मानता है, समझता है कि औपनिवेशिकता का प्रभाव वो अभी हमारे मन पर है। तो इसका एक कारण यही है कि जो हमारी ये दोनों धाराओं का के रहते हुए भी ज्ञान मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है। आप सीधे सीधे कहें कि विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुंच पा रहा है, पाठ्यक्रम तक नहीं पहुंच पा रहा है, सिलेबस तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसका यही कारण है कि हमने जो हमारा जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको चुनौती देना हमने बंद कर दिया। हम ये मान बैठे हैं कि जो कुछ यहाँ है वो हीन है, उसमें कुछ ज्ञान नहीं है, और जो कुछ भी बाहर से आ रहा है, अकादमिक कलेवर में आ रहा है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, अच्छा है। ये बड़ी समस्या है। चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर आजकल शिक्षा नीति में भी बहुत चर्चा हो रही है, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। तो मैं जब संवाद करता हूँ लोगों से तो वो बार बार ये पूछते हैं कि भाई इसकी वैलिडेशन क्या है, हमारे किसी नॉलेज का वैधता कैसे होगी। तो हम ये पूछते हैं कि जो आपके पास है उसको किसने वैध बनाया? आपने ही बनाया ना। आपने अपनी परंपरा को अपनी आंखों से देखने के बजाय दूसरी आंखों से देखना ज्यादा उचित समझा है, उसको वैध मान रहे हैं जी। आज से ही अपनी परंपरा को अपनी आंख से देखना शुरू कर दीजिए और उस पूरी निष्ठा के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कि यही सत्य है जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात इसमें और मैं कहूंगा, समस्या क्या है कि वाचिक परंपरा और ग्रंथ परंपरा में हमारे देश में जो पिछले 60-70 साल में जो एक संबंध होना चाहिए था, अकादमिकता के अंदर जो था अंतर संबंध होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया और आज भी वो बड़ा दूर दूर दिख रहा है। ये बात हम समझाने में असफल रहे हैं कि किताब में लिखी हुई बात जो है वो सीमित है और जो वाचिकता में वो असीमित ज्ञान है, असीम है। वो तो निर्बंध नीर की तरह है जी, वो बह रहा है। वहाँ जो ज्ञान का तत्व है वो कहीं और नहीं है। किताबों की अपनी सीमा होती है लेकिन वाचिकता की सीमा नहीं है। इसलिए हम उस ज्ञान को निरंतर देखते रहें, परखते रहें, अनुशीलन करते रहें। अनुभव जन ज्ञान की जो हमारे पास थाती है उसको किताबों में भी ले आए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने ला करके और अगली पीढ़ी को देने का उपक्रम ये बढ़े तो ही शायद कुछ हो पाएगा। आपने भी गुलाम मानसिकता की बात की और मैं ये देख रहा हूँ कि
देखिए, लोक की जो ज्ञान परंपरा है वो अनुभव सिद्ध है, आपने भी कहा, और वो तो ये कह रहा है कि ये जो मेरे पास पास जो कुछ भी है वो दरअसल वो मैं ही हूँ। और फिर उसके बाद तो आप तो जानते हैं कि ये अद्वैत वेदांत दर्शन में जहाँ शंकराचार्य ले जाकर स्थापना करते हैं अपने उस निकष में, लेकिन लोक ने अपनी सहजता में, अपने भोलेपन में ही जो देखा जिया उसको अपनाया और उसी को संस्कृति कह दिया। आज भी उस अनुभव पर वो कायम है, वो उससे विचलित आज भी नहीं हुआ है, बल्कि आज हमारी अकादमिक परंपरा, वाचिक परंपरा के पास, लोक की ज्ञान परंपरा के पास लौट रही है। ये समय आ गया है। क्या आपको नहीं लगता कि ये पुनर्वापसी का समय आ रहा है? कोई पुकार रहा है, आवाजें वापस लौटने की ओर गुहार कर रही हैं, और इस दिशा में क्या आपको लगता है कि उम्मीद की कोई किरण देखते हैं आप? जैसे व्यक्तियों की नियति होती है ना, वैसे राष्ट्रों की भी नियति होती है। तो अब इस राष्ट्र की नियति ये आ गई है कि वो अपने मूल की ओर लौट रहा है, अपनी जड़ों की ओर झांक रहा है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ये बात आप महाकुंभ में भी देख सकते हैं, आप ये अयोध्या काशी वगैरह में मुमड़ी हुई भीड़ को भी देख के कह सकते हैं। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं, सच जो कुछ दिख रहा है आज देश में वो ये बता रहा है कि लोग अपनी जड़ों की ओर लौटना चाह रहे हैं, झांकना चाह रहे हैं, भले ना लौटना चाह रहे हो लेकिन एक बार वो रिविजिट कर रहे हैं। तो एक रिविजिट प्रोसेस भारत में शुरू हुआ है जी। यहाँ तक कि जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं, जो लंबे समय से भारत में नहीं आए, वो भी रिविजिट कर रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारी अस्मिता क्या है, हमारे असली अपना ज्ञान क्या है। हमने केमिस्ट्री में कुछ तीर मार लिया, लेकिन हमारे पुरखों ने क्या किया था। ये एक जिज्ञासा, अभिप्सा जगी है। और ये मुझे लगता है कि ये समय ऐसा आ गया है कि इस राष्ट्र की नियति ने ऐसा लाके खड़ा कर दिया है कि आपको अपनी पुरानी पहचान की ओर देखने पर विवश कर रहा है। आपने जो अगला प्रश्न किया कि आप इसको कैसे देखते हैं जी। मैं बहुत आशावादी हूं और मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि लोग, क्या होता है कि सबसे बड़ी जरूरी बात है अभिप्सा का जगना। वो जग गई है तो एकदम से वो सो नहीं जाएगी, अभी जगी है, अभी शुरुआत है। तो आप स्वयं देखेंगे कि अगले 10 साल में, अगले 15 साल में आपको एक नया भारत भी दिखाई देगा और संस्कृति के ऐसे अंग, ऐसे तत्व जो अभी तक मुख्य धारा जिसको आप कह रहे थे जी। नहीं आए, वो भी सामने आएंगे और आ रही है। मैं दूर दराज गाँव में भी जाता हूँ जी जी। और ऐसी कम्युनिटीज के बीच में भी जाता हूँ जो लोग अभी मुख्य धारा में आपके हिसाब से नहीं है, मैं मुख्य धारा नहीं मानता जी। लेकिन वो लोग भी अपने परंपरा के प्रति बहुत सतर्क हो गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि लोग देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो वो भी अब उस मोड में आ गए हैं, बताने के, दिखाने के और उसको ठीक से प्रस्तुत करने के। जी जी। नए युवा भी हो गए हैं पढ़ लिख करके, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, चीजों को रील बना रहे हैं, मीडिया में ला रहे हैं, सोशल मीडिया में ला रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से आ रही हैं जी। और बहुत सकारात्मक दिशा में जा रही हैं। मुकेश जी, हम वीर भारत न्यास के बैनर पर इस समय बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश शासन का वो उपक्रम है जो हमारे भारत के इतिहास को, दर्शन को, हमारी ज्ञान परंपरा को, हमारे पूरे नायकत्व को एक बार पुनः पटल पर लाने का काम कर रहा है। पिछले दिनों वीर भारत न्यास ने एक एग्जीबिशन तैयार की, बल्कि दस्तावेज भी तैयार किए। मैंने उज्जैन में उसको देखा था। हमारे वैज्ञानिक ऋषि, यानी हमारे ऋषि जो थे वो वैज्ञानिक भी थे, और यूं तो हमेशा ही हमारा ज्ञान विज्ञान साथ में चलता रहा क्योंकि वो अनुभव की सिद्धता पे काम करता है। लेकिन जाने क्यों बीच में हम अपनी ही इस पूरी की पूरी अनुभव प्रसूत ज्ञान को लेकर संकोचों से भरे रहे। अब जब एकदम पटल पर ये सारे हमारे ऋषि महर्षि जो इस विज्ञान के साथ और अपने ज्ञान के साथ जोड़कर जो निकष देते रहे, विदेशों से जब वो सच लौट कर आता है तो हम मानते हैं कि हाँ, ये परम सत्य है, हमारे पास तो था ये ज्ञान सोया हुआ। आप चूंकि नए शोधों की ओर नई पीढ़ी को प्रशस्त होने का एक काम भी कर रहे हैं, क्या नई पीढ़ी के पास इस तरह के विषयों पर शोध करने के लिए कोई विषय है, दिशाएं हैं, और आप किस तरह से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं? बिल्कुल विषय है, दिशाएं हैं और मंच भी हैं, प्लेटफॉर्म भी हैं। सरकार की भी मतलब मनसा और उनकी योजनाएं ये बता रही हैं कि अब इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। सरकार ने भी इंडियन नॉलेज सिस्टम के डिवीजन बनाए हैं केंद्र सरकार में। मैं चूंकि ICSSR रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, वहाँ भी जो अब प्रपोजल आते हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट आते हैं, वो इसी दिशा में आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो ये है कि शोध की जो खिड़कियां हैं वो कुछ ऐसी ही खुल गई हैं जहां आप इन विषयों पर शोध के लिए प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। ये दरवाजा ही बंद था दरअसल,
जो करना भी चाहते थे उनको कोई सुनने वाला नहीं था। तो अच्छी बात यह है, सकारात्मक बात यह है, आपके पिछले क्वेश्चन में भी ये बात जुड़ जा रही है जी जी कि जो प्लेटफॉर्म से रिसर्च के, जहाँ से फंडिंग होती है, जहाँ से उसकी मान्यता मिलती है, जहाँ से रिकॉग्निशन मिलता है, जहाँ से एक्सलरेट होती हैं चीज़ें, वहाँ भी ऐसे शोध को बढ़ावा देने के तौर तरीके सामने आ गए हैं। तो ये मैं बहुत अच्छे रूप में देख रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो मैं युवाओं को, मेरा ज़्यादातर अप्रोच ये रहता है कि मैं युवाओं को ये बताता हूँ या ये कहने की कोशिश करता हूँ कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो आप शोध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये जान लीजिए। ये जान लीजिए कि आपको शोध करना क्यों, और आपके शोध का अगले 20 साल का एजेंडा क्या है। जी जी आप सिर्फ करने के लिए शोध कर रहे हैं मत करिए, आप अपने 20 साल का एजेंडा तय करिए कि आप भारत के पुनरुत्थान के लिए शोध कर रहे हैं या केवल किसी जर्नल में पेपर छपवाने के लिए शोध कर रहे हैं। अगर आप केवल जर्नल में पेपर छपवाने के लिए शोध कर रहे हैं तो आपका कोई महत्व नहीं है। जी आप भी एक मतलब आपसे तो अच्छा पशु है। आपके पास अगर कोई एजेंडा है रिसर्च का, और वो एजेंडा ये क्या होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, भारत के पुनरुत्थान की बात होनी चाहिए, वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा जब हमारे पास सदियों से भरा पड़ा जो ज्ञान था, जिसकी उपेक्षा की गई है, उसको हम अपने शोध के केंद्र में लाएं, और उसको केंद्र में ला करके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो ज्ञान जनरेट होगा। देखिए यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जी आप भी अकादमिकता से जुड़े हैं। जी इंडियन नॉलेज सिस्टम के चर्चा में लोग समझते हैं कि कंटेंट, नॉलेज कंटेंट ला देना ही इंडियन नॉलेज सिस्टम, ऐसा नहीं है। नॉलेज जनरेशन इंडियन नॉलेज सिस्टम का प्रोसेस है। नॉलेज जनरेट कैसे होगा? तो मैं शोधार्थियों से ये कहता हूँ कि जो अगला नॉलेज जनरेट होगा वो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि परंपरा वही है जो परम से परम की ओर ले चले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो पुरानी नींव पर नई इमारत खड़ी करे वो परंपरा है। जी 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 है ना? ठीक है मुकेश जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और एक निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि नई खिड़की जो है वो अब इन शोध कार्यों के माध्यम से खुलती दिखाई दे रही है। हम फिर लौटते हैं महाभारत की ओर। ये जो उत्सव परिकल्पित हुआ है, जिस तरह से संयोजित हुआ है, इसमें एक विवेक भी है। ऐसे ही नहीं कि बस कुल संगीत नृत्य कुछ हो रहा है। दरअसल वो विवेक जागृत करने की भी एक मंशा इसके साथ है कि हम फिर अपने भारत के उस ऐश्वर्य को जाने जहाँ सभ्यताओं के संघर्ष होते रहे, लेकिन उसके बावजूद मनुष्यता जो है वहां से कुछ आदर्श मूल्य भी ग्रहण करती रही। इस तरह के आयोजन, एक हमने जिन दो परंपराओं की बात की, लेकिन मैं इसको भी मानता हूं कि दोनों परंपराओं से का समावेश मैं इस समारोह में देख रहा हूं। एक तरफ तो हमारी गतिविधियां हैं और दूसरी तरफ ये खामोश कला के गलियारे हैं, लेकिन वो बोलते से हैं कि वहां इतने सारे आदर्श स्थापित हैं। इस तरह के उत्सवों की एक श्रृंखला पूरी की पूरी आपको लगता है कि भारत में पूरी की पूरी आयोजित करने की और लागू करने की जरूरत है आज? बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। हमारे जिस देश में ये बता दिया गया हो कि महाभारत घर में रखने से झगड़ा होता है, कला होती है, ठीक, ये इतना बड़ा मतलब झूठ कुछ नहीं हो सकता। उस देश में आप महाभारत तो घर घर अभी नहीं पहुंचा सकते, लेकिन महाभारत में क्या ज्ञान तत्व है उसको प्रदर्शित कर सकते हो। क्योंकि आज देखिए, सनातनता की बात शुरू में आपने की थी। सनातन वही है ना जो अपने नए परिवेश में ढल के प्रस्तुत हो जाए। बिल्कुल, मतलब वैसा ऐसा नहीं कि जड़ता है, वो जड़ नहीं है, जड़ नहीं है। बहता हुआ। आज जो टेक्नोलॉजी है, आज जो उपलब्ध संसाधन हैं, उनका उपयोग करते हुए महाभारत हो, रामायण हो और इस तरह के और आयोजन और तरह के प्रादर्श कैसे नई पीढ़ी के सामने ला सकते हैं, इस पर विचार हमेशा होना चाहिए जी। और उस पर वो पूरे देश में, मैं तो कहता हूं कि सभी विश्वविद्यालयों में करना चाहिए, सभी संस्थाओं में करना चाहिए, छोटे स्वरूप में हो, बड़े स्वरूप में हो, मीडियम में हो, लेकिन होना चाहिए। इससे क्या होता है, हम सीधे परिचित हो जाते हैं। आप एक किताब नहीं पढ़वा सकते, एक पर्व महाभारत का किसी विद्यार्थी से नहीं पढ़वा सकते, लेकिन भारत भवन में जो कुछ भी प्रदर्शित हुआ है, अगर आप उसे पूरा दिखा देंगे 2 घंटा, तो उसको महाभारत का एक टीजर मिल जाएगा। जैसे फिल्मों का एक टीजर होता है, महाभारत का एक टीजर मिल जाएगा और वो समझ जाएगा कि महाभारत कोई क्या चीज है। इसमें हमें झांकना चाहिए, इसमें देखना चाहिए जी। और ऐसे आयोजनों की सफलता का एक रहस्य ये भी है, आप ये मत सोचिए कि 5,000 लोगों ने देखा कि 10,000 लोगों ने देखा। जी जी। आप ये सोचिए कि अगर इस पूरे आयोजन से देखने के बाद 5 लोगों ने जाके महाभारत खरीद के पढ़ना शुरू कर दिया है, ये आपकी बड़ी सफलता। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। जो महत्वपूर्ण बातें आपने की हैं
उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे यदि मान लो प्रेरणा ग्रहण करने वाली पीढ़ी में 5, 7, 10 लोग भी होते हैं तो हमारा बड़ा हासिल है, क्योंकि दरअसल वो 5 लोग इस पूरे भारत के मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और यही दरअसल भारत का अपना असल परिचय भी है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में मुझे हमारी भारती। ये जो हमारी भारती है, ये भारती सिर्फ एक ठहरा हुआ सा कोई पद नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही, ये सतत प्रवहमान एक ऐसी ऊष्मा है और एक ऐसी ऊर्जा है जो इस पीढ़ी से उस पीढ़ी तक जाती है। हाँ, बीच में हमारा दायित्व आता है और हमारे पास क्या है, गीता का ज्ञान तो कहता है कि बस कर्म में रहिए। हम सबके पास कर्म है, सब अपने निष्ठा से कर्म में रत रहें और लगातार इस महाभारत के आख्यान को नए समय के साथ जोड़ते हुए आने वाली पीढ़ी को आदर्श मूल्यों की थाती सौंपे। यही कामना है इस समारोह की। मुकेश मिश्रा जी आप आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की, और मैं मान के चलता हूं कि जो निष्कर्ष आपने इस हमारे पूरे विमर्श से निकाल कर दिए हैं बहुत ही काम के हैं और इस पर लगातार काम होते रहना चाहिए। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।